हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करने वाले हैं भूगोल, भारत एवं विश्व। भारत का भूगोल है दोस्तों, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चर्चा ये होगी बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट, जो क्रिप्स आपका क्विक रिवीजन होने वाला है। ये वो सब पॉइंट्स को कवर करेगी ये वाली सीरीज। आपको क्विक रिवीजन है, जहां पर गलतियां हो जाती हैं, जहां थोड़ी सी चीजें मिस हो जाती हैं, उनको कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको लास्ट मोमेंट पर ये आधा घंटे में 2x पे करके आप देख सकते हो, 35 से 25 मिनट में, जिससे आपके माइंड में एक रिवीजन बना रहेगा। ठीक है, इतनी क्विक सीरीज आप शायद कहीं भी शायद नहीं मिलेगी। ये बेहतरीन सीरीज है क्विक रिवीजन की। चलो बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब भारत का सामान्य परिचय देते हैं। भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है किसके बाद? ये रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये याद रखना, रसिया, कनाडा, चीन, यूएसए चौथा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद 7वां। ये 6 इससे आगे हैं। भारत में अगर बात करें विश्व में, कुल स्थल के हिसाब से 2.4% है उसका एरिया। जनसंख्या है इंडिया की 17.5%। जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है। बट अब अगर अभी प्रेजेंट में देखेंगे 25 में इसमें, तो इस समय चाइना को ओवर पास करेंगे, तो हम सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश बन गया। एक काम में हम बहुत आगे निकल गए। भारत का दूरस्थ बिंदु देखेंगे तो अगर उत्तर में बात करें तो इंदिरा कॉल है, लद्दाख उत्तर में है। दक्षिण में वही इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। ये सुनामी में डूब गया था 2004 वाली सुनामी में। पूर्व में देखोगे तो किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में देखोगे तो गौर माता है गुजरात में। इन दोनों के बीच में 2-2.5 घंटे का अंतर है, ये याद रखना। दोनों के पश्चिम और पूर्व में। यहाँ से सन क्या होता है? राइज होता है। यहाँ पर क्या होता है? सेट होता है, यानी कि यहाँ पर छिपता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। नेक्स्ट, भारत में भारत की आकृति अवस्थिति एशिया महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार में टोटली, पूर्वी गोलार्ध में देशांतर, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आकृति चतुष्कोणीय, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की सीमा दोस्तों, स्थलीय सीमा कितनी हो गई है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगभग। समुद्री तटरेखा 7,516 है, बट थोड़ी चेंज होगी। अब मैं बता दूं 11,098 किलोमीटर है। इसको याद रखना, नया डेटा है, अगर पूछ ले तो थोड़ी चेंज हो गई है। अब एक्स्ट्रा बात करते हैं। उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। याद रखना उत्तरी अक्षांश में ही है। 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है 8 और 37 इसके बीच में। टोटल अगर एवरेज देखा जाए तो दोनों अक्षांशों और देशांतरों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। और यहाँ पे भी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है? पूर्वी देशांतर, दोनों पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, 68 से 97 पूर्वी। भारत उत्तर दक्षिण, यानी कि अगर मैं ऐसे विस्तार देखूं नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ और साउथ, तो यह 3,214 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट वाला कम है, यह है कितना? 2,933 किलोमीटर पूछ सकता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से जाती है, 23.5 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से निकलती है। गुजरती है कहां से? भारत के लगभग मध्य से। 8 राज्य आते हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर मैं याद कराऊं आपको तो देखो कैसे याद करोगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले देखोगे त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद पश्चिम बंगाल आ गया और झारखंड आ गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल एक साथ लगे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग है, और गुजरात और राजस्थान आपको याद होना चाहिए। भारत के मीन समय की बात करें, मानक समय 82.5 डिग्री। भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। और ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नैनी से गुजरता है। गुजरात व अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लगभग समय 2 घंटे का अंतर है, मैंने अभी ऊपर बताया। भारत के पड़ोसी राज्य समझ लो। सबसे बड़ा पड़ोसी है चाइना, जिसकी सबसे बड़ी लंबाई, सीमा की लंबाई है 3,488 किलोमीटर। इसकी सीमा की लंबाई है चाइना की। और इससे मिलने वाले जो है कौन कौन से? लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य हो गए दोस्तों, सिक्किम भी है। पाकिस्तान उसके बाद, चाइना के बाद पाकिस्तान की सबसे कम, नंबर 1 पे चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्य ही इससे लगते हैं। यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। राज्य बोला उसका मतलब यूनियन टेरिटरी भी समझना। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की सीमा, अच्छा यहाँ गलत हो गया, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा है, मैं गलती से गलत भूल गया। तो बांग्लादेश के बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, ऐसे करके याद करो। मैं थोड़ा एक ट्रिक बताता हूँ। बांग्लादेश नंबर 1 पे, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। बांग्लादेश की सीमा है 4,096.7, जो क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, ये तीनों तरफ से इंडिया के घिरा हुआ है, तो चारों तरफ ही मान लो उधर इंडियन ओशन है। तो बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, इधर असम से ऊपर। ठीक है, ऊपर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों से लगती है। तो 5 राज्यों से सबसे ज्यादा है। और चाइना की मैंने ऊपर बताया कितना है, चाइना की जो लंबाई है 3488 है, और पाकिस्तान की 3,323 है। तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। नेपाल 1751 किलोमीटर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगा हुआ। नेपाल सिक्किम से। म्यांमार 1683,
1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों से लगा हुआ है। भूटान 699, याद रखना भूटान का ये सीमा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान अकेला 106 किलोमीटर लद्दाख से लगा हुआ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जैसे ऊपर बात की। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ से। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं 7 स्थलीय सीमा से, और 2 कैसे हैं जो इंडियन ओशियन यानी कि कोस्टल लाइन से लगे हुए हैं। रेड ग्लिफ, वैसे 16 कुछ कंट्री हैं शायद। रेड ग्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन या भारत चीन के बीच आर्टिफिशियल रेखा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि पाक स्टेट मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। भारत का भौगोलिक स्वरूप देखो, भारत का भौगोलिक स्वरूप देखें तो क्या है, उत्तर व उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय वाला इलाका है, उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान द्वीप समूह, ये क्या है भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। पश्चिम देखो भारत का पर्वतीय क्षेत्र देख लो, काराकोरम है, केटू है, लद्दाख जास्कर श्रेणी है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, और लद्दाख का आगे का पूरी भाग है कैलाश श्रेणी नंगा पर्वत, ठीक है। इधर ये सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यवस्था, शिवालिक नीचे है सबसे साउथ में। इधर नेपाल है, इधर सांगपो है, ऐसे बोलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं। आ जाओ, हिमालय की पर्वत श्रेणियां दिखा दूं आपको, मतलब बता दूं कौन सी है। ये नवीन भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और नवीन वलित पर्वत है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैलाव है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और लगभग 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर 500 तक हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, पूरब में कम है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन देखो, ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, निम्न हिमालय है हिमाचल प्रदेश से, मध्य हिमालय बोलते हैं, ये बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय बोलते हैं इसको। ट्रांस है तिब्बत हिमालय समझो। इसमें क्या है, पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख जास्कर हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है दोस्तों। विस्तार देखें तो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी भारत की दूसरी, विश्व की दूसरी, किसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी है ये, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन केटू गॉडविन आश्रम 8611 मीटर। पीक को पता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो हमारा है तो हम उसे अपना ही मानेंगे। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है, ठीक है। मान हिमालय देखो, आंतरिक हिमालय की बात करेंगे, प्रमुख चोटियां दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है उसमें। देखो सबसे अधिक सतत श्रृंखला यही है मान हिमालय वाली, यानी कि ट्रांस हिमालय से भी ज्यादा सबसे अधिक सतत और सस्टेन मजबूत श्रृंखला है मान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसको। चोटियां इसमें माउंट एवरेस्ट 8848.8 मीटर नेपाल में स्थित, विश्व की सबसे चोटी है, सबसे ऊंची। उसके बाद बात करेंगे कंचनजंगा क्या है 8558 मीटर, इसी में सिक्किम के पास नेपाल में। क्रोडाइस का ग्रेनाइट से निर्मित, ऊंचाई है औसत 6000 मीटर, विस्तार 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई यहाँ 25 किलोमीटर, यानी कि ट्रांस वाले की ज्यादा है, इसकी कम है, चौड़ाई 25 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे लघु मध्य हिमाचल या हिमालय प्रदेश। निर्माण है इसका अत्यधिक संपीड़ित एवं पर्वतीय शैलों से, ठीक है। ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर, औसत चौड़ाई इसकी ज्यादा है 50, उसकी 40, 25 इसकी है 50, तो लघु हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला इसमें, धौलाधर है, महाभारत का नेपाल में, धौलाधर जम्मू कश्मीर वगैरह हिमाचल में। प्रमुख श्रृंखलाएं इसकी यही थी। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मसूरी जाते हैं आप, शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, रानीखेत जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, इस तरीके से। प्रमुख घाटियां कश्मीर घाटी इसी में, कुल्लू घाटी, हिमाचल घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सब लघु हिमालय मध्य हिमालय में अवस्थित है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अब आ जाओ बाह्य या शिवालिक हिमालय पे, ठीक। अब आ जाओ, निर्माण इसका नदियों द्वारा लाए गए अवसाद सेडिमेंट से हुआ है। ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर तक है। हिमालय का सबसे बाह्य यानी कि साउथ वाला इलाका है। दून है इसमें, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबी घाटियों को कहते हैं दून, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और फलाने दून, ढंका दून। देखो ये दे रखे हैं दून, देहरादून, कोटली दून, पाटलिपुर। अब देखो यहाँ पे पूरी हिमालय के कुछ हिमालय के जो दर्रे हैं, देखो एवरेस्ट पर्वत है कहाँ पर, नेपाल और सिक्किम पे। कंचनजंगा सिक्किम के पास है, मकालू के पास में पड़ती है, ये नेपाल हो गया। ये गंडक नदी इधर आती है, गंगा की सहायक है गंडक। उसके बाद है सबसे ईस्ट में कोसी नदी, जो बिहार का शोक भी कहलाती है। इधर तीस्ता नदी है, फिर ये तीस्ता के बाद ये जलपला है। जलपला क्या है, ये जलपला बताओ, सिक्किम का ये क्या है, दर्रा पास, भूटान इधर है। बुमला, डाफला, बुमला, ये कौन सी, दियांग नदी है। लोहित नदी है, पटकाई बोम्स का नागा श्रेणी, गारो खासी जयंतिया, मिजो श्रेणी। पूरा देखो मैप में सब कुछ देखा, बड़ा कर दूं, लो बड़ा कर दिया, देख लो। नामचा वर्मा उधर है, जहां से यहाँ से दियांगाज बनाते हुए ब्रह्मपुत्र एंटर करती है इंडिया में। अब आ जाओ नीचे, समझ लो, समझना जरूरी है, क्या समझोगी, आ जाओ समझाते हैं। हिमालय का जो है प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन करते हैं अपन। पंजाब हिमालय दोस्तों, सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय।
500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, याद रखना। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर इसकी लंबाई आता है पूछने को। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है, काली और तीस्ता के बीच में। असम हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य 720 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई, याद रखना दोस्तों। गॉट इट? ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है इनकी लंबाई वगैरह लगाने को। अब भारत की प्रमुख घाटियां देखो क्या है। नुब्रा और मरका घाटी लद्दाख में, याद रखना मैचिंग में आएंगी। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में आए हुए क्वेश्चन है। नेलांग घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ये नेलांग घाटी उत्तरकाशी जिले में। यूथोंग सिक्किम में है। नेवरा पश्चिम बंगाल में, ये आए हुए नेवरा पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में। ठीक है, कुछ और देख लो। शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। जुकू नागालैंड में। कहाँ पर है जुकू घाटी? नागालैंड में। और चुंबी घाटी कहाँ? सिक्किम में। भारत भूटान व चीन के मिलन बिंदु पर, ये ट्राई जंक्शन है भारत भूटान और चीन का, चुंबी घाटी। बराक घाटी असम में। बराक घाटी असम में, याद रखना कहाँ पर है, ये पूछेंगे तो बराक घाटी असम में। अराकू विशाखापट्टनम में। अराकू घाटी विशाखापट्टनम में, जहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अराकू घाटी। हिमाचल प्रदेश देखो, भारत के प्रमुख यमुना हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में देखो गंगोत्री, यमुनोत्री सॉरी, मिलाम और पिंडारी। सिक्किम में जम्मू है। लद्दाख में कौन सा? सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। यहीं पर काराकोरम में सियाचिन और हिस्पर वगैरह आ गए यहीं पे। अब भारत के प्रमुख दर्रे देखो, काराकोरम, खारदुंगा और जोजिला और चांगलाई कहाँ पे? लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर। सिपकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग और यांगजी, दीवान और देवसा हिमाचल प्रदेश में। माना नीति, लिपुलेख, मोलिंगला उत्तराखंड में। नाथुला, जलपला सिक्किम में। बोमला, दिफू, शेला, यांगा और पांगसाड़ ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। तुजू कहाँ पर है? तुजू दर्रा मणिपुर में है। और थालघाट, बोरघाट महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पर। और पालघाट केरल पश्चिमी घाट पर है। ये सारे दर्रे, इनको मत छोड़ना प्लीज, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भारत का उत्तरी मैदान देखते हैं क्या है। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हुआ है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई है 1000 से 2000 मीटर। विस्तार है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर। चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विभाजन करोगे, ऐसे नॉर्थ से साउथ आओगे तो पहले भाबर पड़ेगा, फिर तराई, फिर जलोढ़ मैदान। याद रखना भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सघन जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। डेंसिटी सबसे ज्यादा यहीं पे है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं भाबर क्षेत्र की, बात करेंगे। भाबर क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण ढाल पर है। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है भाबर वाली। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। थोड़े कंकड़ पत्थर वाले होते हैं ना, कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और कृषि योग्य नहीं है। ये भाबर क्षेत्र कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। तराई क्षेत्र देखो, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई, चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है, भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ प्रकट हो जाती हैं तराई में आकर। नम व दलदली क्षेत्र है और जंगली व वन्य प्राणी क्षेत्र यहीं रहते हैं, क्योंकि ये काफी उपजाऊ क्षेत्र भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान 2 तरह के हैं, बांगर और खादर। बांगर दोस्तों पुरानी जलोढ़ से निर्मित है, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग बांगर कहलाता है। मृदा में चूनेदार निक्षेप जो कंकड़ होते हैं वो बांगर में पाए जाते हैं। मृदा में चूनेदार निक्षेप। खादर की बात करें, खादर क्या नवीन जलोढ़ से निर्मित है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण का होता है, अत्यधिक उपजाऊ है खादर। नेक्स्ट बात करते हैं निर्माण की बात करेंगे। पंजाब का मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। गंगा का मैदान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा। ये सारी चीजें याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ है? पंजाब में घग्गर व तीसा नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, विशेषकर असम में इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार देखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची या कार्डमम पहाड़ियां। पुराने कैस्टलिया आग्नेय व रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम व स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, याद रखना प्रायद्वीपीय पश्चिम से पूर्व की ओर। विभाजन देखो, मध्य उच्च भूभाग जो है नर्मदा के उत्तर में है। मध्य भूमि जो है दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में है। उत्तर पूर्वी पठार जो है ये विभाजन में है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति है, ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। माला पठार देखिए क्या है, पूर्व में बुंदेलखंड, काली मिट्टी, पश्चिम में अरावली और समग्र ढाल उत्तर की ओर है। दक्षिण में मध्य बिंदु श्रेणी है, लावा प्रवाह से निर्मित है ये माला पठार। ठीक है, अब मध्य उच्च भूभाग देखो दोस्तों, इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। मध्य उच्च भूभाग देते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में है ये, नर्मदा नदी के उत्तर में दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है ये मध्य उच्च भूभाग। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कर्ष उदाहरणों में से है यहाँ पर
ऊंचाई इसकी 700 से 1000 मीटर है। ढलान इसका भी पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार माला पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड व बघेलखंड स्थित है। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर पठार तक है। पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत और दक्षिणी सीमा दोस्तों इसकी सतपुड़ा पर्वत तक है, याद रखा। पश्चिमी और ऐसे करके याद रखो, पश्चिमी यहाँ अरावली और दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर है, ठीक है। और पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर तक। उत्तरी विस्तार विंध्य पर्वत है, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब आता बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु, लहरदार क्षेत्र, कृषि योग्य नहीं है, सघन अपरदित क्षेत्र, ग्रेनाइट व नीच से निर्मित है ये वाला। बघेलखंड पठार देखिए, बघेलखंड मैकाल श्रेणी में उत्तर है दोस्तों। बघेलखंड पठार उत्तर में सोन नदी के उत्तर में, उत्तर प्रदेश, झांसी और मध्य प्रदेश बघेलखंड पठार में आते हैं। उत्तर प्रदेश का झांसी और मध्य प्रदेश ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। छोटा नागपुर पठार बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, गॉट इट। चलो बात करेंगे छोटा नागपुर पठार की दोस्तों। क्या है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट राजमहल पहाड़ी, उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियां पड़ती हैं। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है, याद रखना। विस्तार इसका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक है, उड़ीसा तक भी जाता है। दामोदर नदी के उत्तर में है, ठीक है। हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है इसकी। अन्य नाम इसके क्या? रूर, पाट और भूमि, याद रखना। कलर चेंज करता हूँ। अन्य नाम इसके रूर, पाट और भूमि। पाट भूमि कहते हैं खनिज समृद्ध क्षेत्र, लोहा कोयला आदि के लिए। दामोदर स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम में इसकी सोन नदी है, ठीक है। नेक्स्ट दक्कन का पठार की बात करेंगे। उत्तर में सतपुड़ा है, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां। उत्तर में दक्कन पठार के सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां हैं। बेसाल्ट लावा के अपर्दन व अपक्षय, वेदरिंग और डिपोजिशन से बनाई है दक्कन का पठार। पूर्व में इसके पूर्वी घाट है, ठीक है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पहाड़ी, और पश्चिम में इसके क्या है? पश्चिमी घाट दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट पे आ जाओ। ये पश्चिमी घाट है जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या है? सतत श्रृंखला है, ये कड़ी छड़ी है, ठीक है। ज्यादा डेल्टा नहीं है इस पर। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपको पता होगा, सबसे ज्यादा पोर्ट बंदरगाह यहीं पे है, पूर्वी जो घाट है उसकी अपेक्षा। पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पर। अन्य नाम इसका सह्याद्री है। दक्कन पठार के पश्चिम में है, औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक है। दक्षिण में अधिक ऊंचा है क्योंकि सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी 2695 मीटर कहाँ है? अनामलाई पहाड़ी में। अनाईमुंडी कहाँ है? अनामलाई पहाड़ी में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा कहाँ है? 2637 या 33 जो भी है, ये नीलगिरी पहाड़ी में। याद रखना, ये अनाईमुंडी नीलगिरी में नहीं, अनाईमलाई पहाड़ी में, अनामलाई में। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम सोर्स है, ओरिजिन यहीं से होता है। प्रमुख दर्रे थालघाट, भोरघाट जो महाराष्ट्र में, और पालघाट केरल में है दोस्तों, ठीक है। देखो एक एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट्स हैं इंपोर्टेंट वाले, सो प्लीज अंडरस्टिमेट मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थोड़ा मोरल सपोर्ट दो यार हमको भी। चलो पूर्वी घाट की बात करेंगे। औसत ऊंचाई है 600 मीटर। विस्तार है महानदी घाटी से नीलगिरी तक, उड़ीसा में जो महानदी आती है। सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है 1500 मीटर। दक्षिण पश्चिम में सेवरा एवं जावेदी की पहाड़ियां। कहाँ पर है? सेवरा और जावेदी तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम में। और सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित है, क्योंकि बहुत सारी नदियां पश्चिम से निकलकर इसी में डेल्टा बनाती हैं, इसी पूर्वी घाट पर आकर और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। समझ गए? अब इधर सतपुड़ा पर्वत देख लो, यही साथ साथ करते हैं। उत्तर में इसके सतपुड़ा के नर्मदा है। उत्तर में क्या है? नर्मदा। दक्षिण में ताप्ती है, याद रखना। विस्तार महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। सर्वोच्च चोटी है इसकी धूपगढ़, मध्य प्रदेश में, 1300 कुछ मीटर है, 1300 या 1600 कुछ है, ठीक है। अब बात कर लो उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का पठार। ये क्या है? इसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है, जो मालदा गैप द्वारा, मालदा फॉल्ट वाला अलग होता है। देखो ये है पश्चिम बंगाल के मालदा गैप, जो राजमहल पहाड़ी व मेघालय पठार के बीच के कारण अलग हुआ है। इसे कई बार राजमहल गैप भी बोलते हैं, राजमहल पहाड़ी गैप भी बोलते हैं, ठीक है। गारो खासी जयंती यहाँ पर है, मेघालय में। अति अपर्दित क्षेत्र है, बहुत ज्यादा अपर्दन है इसमें। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से यही होती है। अन्य नाम है इसका कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पठार। कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार यहाँ पाया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पश्चिम घाट व पूर्वी घाट का मिलान बिंदु। विस्तार है तमिलनाडु, केरल व कर्नाटका में। सर्वोच्च चोटी है इसकी डोडा बेटा 2633 मीटर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भारतीय मरुस्थल देखो, जो इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ना, क्या है? ये मेसोजोइक कब बने, ये याद रखना। मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था ये। जो इस समय देखो, समझ रहे हो कितनी चीजें चेंज होती हैं।
प्रकृति में कितना बदलाव है आप समझ नहीं सकते। जो मेसोजोइक युग है ना, उसमें ये जो भारतीय आपका डेजर्ट है अपना थार वाला, ये समुद्र का हिस्सा था। पहले तो बता दूं, थार जो है पोतवार बेसिन तक है, जो अब पाकिस्तान में भी पड़ता है थार का भाग, पर 70% भाग ये इंडिया में राजस्थान और पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था ये थार मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम नॉर्थ, ऐसे देखोगे ना यहाँ, तो यहाँ पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ रेतीले टीले एवं बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा यानी कि शुष्क जलवायु क्षेत्र है। 150 मिलीमीटर ऐसे लग रहा है बहुत है, 15 सेंटीमीटर है कुल भाई। बहुत कम वनस्पति है, अत्यधिक वाष्पीकरण एवोपरेशन ज्यादा है। नदियां अल्पकालिक हैं, कुछ नदियां मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे लूनी नदी है जो कच्छ में जाके गिरती है। ढाल के आधार पर विभाजन है, गुजरात में कच्छ में जाके मिलती है। ढाल के आधार पर विभाजन देखो, उत्तरी भाग में सिंध की ओर ढला रहे हैं मतलब ऐसे, और दक्षिण भाग में कच्छ के रण की ओर ढलाना है ऐसे। ठीक है, समझ गए सारी बातें। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं अरावली को दोस्तों। अब इसका विस्तार देख लो, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली, दिल्ली से लेके गुजरात, हरियाणा होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात तक अवशिष्ट पर्वत है। सर्वोच्च चोटी है यहाँ पर गुरु शिखर जो राजस्थान में है 1722 मीटर। समझ गए ये सारी चीजें। अब आ गया जाओ आगे क्या है। अब आते हैं दोस्तों तटीय मैदानों पे। पहले बात करेंगे पश्चिम तटीय मैदानों की। इसका विस्तार जो है गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है, याद रखना। संकीर्ण पट्टी है, ये भी याद रखना। ठीक है, पत्तनों व बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है, इसलिए सबसे ज्यादा पोर्ट और बंदरगाह यहीं पर है। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर में दक्षिण में चौड़ा है। मध्य में ये संकीर्ण थोड़ा नैरो है, उत्तर में और दक्षिण में क्या है, ये चौड़ा है। यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब पश्चिम तट में अगर देखा जाए इनका विभाजन, कच्छ और काठियावाड़ तट है गुजरात में, कोकर तट महाराष्ट्र में, गोवा तट है और मालाबार तट केरला में। कहाँ पे, केरला में, केरल बोलते हैं ना, केरला। नेक्स्ट आ जाओ, पूर्वी तटीय मैदान देखो, पश्चिम तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है ये, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बनाती है नदियां। इसका विभाजन है उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तमिलनाडु में बोलते हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु में। यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती हैं, विशाल विशाल। पत्तनों की संख्या कम है क्योंकि यहाँ पर वैसी स्थितियां कम पाई जाती हैं। अब भारतीय तटरेखा का देखो विभाजन क्या है। भारतीय तटरेखा पश्चिम तट और पूर्वी तट पर है। तटरेखा की कुल लंबाई 7516, मेरा भी बताया बदल गई है, 11,098 मीटर हो गई है, किलोमीटर सॉरी। भूमि तट रेखा की लंबाई ये भी बढ़ चुकी है। ठीक है, ठीक है, और द्वीपीय तट ये भी बदल गई है। टोटल 7500 की जगह हो गई है 11,098। सर्वाधिक तटरेखा लंबी है गुजरात की, उसके बाद है किसकी, तमिलनाडु की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद है महाराष्ट्र की। समझ गए आप। अब उसके बाद बात करेंगे, ये प्रेजेंट वाली है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश के दादरा नगर हवेली, दमन दीव है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, गोवा, पुडुचेरी और रोजा। कौन सी, पुडुचेरी की है, जो राज्यों में क्या गोवा की है, और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी की। तट से लगे राज्यों की संख्या बात करें तो 9 है। 9 राज्य तट से लग रहे हैं, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हैं, गिन लो, 1 2 3 4 करके गिन लो, तो गिन लो। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह पे दोस्तों, इनकी चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप देखो अवस्थिति कहाँ पर है, केरल से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में है ये, केरल से। ठीक है, केरल से ऐसे उड़ के जाना पड़ता है। पूर्ण नाम है इसका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन दीवी, ये याद रखना। विभाजन, अमीन दीवी जो है सबसे उत्तर में, ऐसे नॉर्थ साउथ कर लिया करो ना, ऐसे सबसे उत्तर में क्या है, अमीन दीवी यहाँ पर। लक्षद्वीप है फिर, और मिनिकॉय यहाँ पर, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में, मिनिकॉय यहाँ पर। वर्तमान नाम है लक्षद्वीप 1973 से। प्रवाल निक्षेप है यहाँ पर, प्रवाल डिपोजिट है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, द्वीपों की संख्या 36 है, राजधानी कवरत्ती है, सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रॉट, याद रखना एंड्रॉट। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव को, मिनिकॉय कहाँ है, मालदीव नीचे है, उसके ऊपर मिनिकॉय, फिर उसके ऊपर लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। समझ गए पूरी कहानी तो बता रहे हैं अपन। अब आते हैं द्वीप समूह क्या है, द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर वाला जो मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ। अब आ जाओ नीचे, अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे दोस्तों। ये अंडमान, ये वाला, इस पर चर्चा करेंगे क्या है। द्वीपों की संख्या लगभग 550। अराकान योमा जो म्यांमार में, उसकी श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है ये। कौन सा, अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है ये, जो म्यांमार और इंडिया के बीच में विभाजन करती है। अंडमान का विभाजन, उत्तरी अंडमान ऊपर, मध्य अंडमान उसके बाद, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। मतलब उत्तर में उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, लेकिन दक्षिण अंडमान के भी दक्षिण में है लिटिल अंडमान, ये याद रखना। समझ गए आप। अब बात करें दक्षिण अंडमान
वह लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मामला हो गया गड़बड़ है, इसलिए याद रखो, दोबारा बताता हूँ। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान है इधर, इन दोनों के बीच में क्या है, डंकन पास आता है क्वेश्चन। डंकन पास दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और उसके नीचे यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। निकोबार द्वीप समूह देखो तो उसमें कार निकोबार पड़ेगा और उसके बीच साउथ में ग्रेट निकोबार। ज्वालामुखी बेरिन द्वीप है एक्टिव और नारकोंडम है शांत डोरमेंट। बलुआ पत्थर चूना पत्थर व सेल से निर्मित है ये अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, याद रखना 642 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ, समझ लेना, उत्तरी अंडमान की, अंडमान की नहीं, निकोबार, ग्रेट निकोबार की। तो निकोबार की है थुलियर, निकोबार में भी रहा है, थुलियर में भी रहा है, इसलिए 642 मीटर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है कहां पर, दक्षिणी अंडमान में। साउथ अंडमान में है यहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में, जो मैंने बताया था यहाँ वाले में, राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है 732 मीटर, किसकी, उत्तरी अंडमान की। उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, यहाँ पर उत्तरी अंडमान की 732 मीटर सैडल पीक, याद रखना, ठीक है। थुलियर को भूल मत जाना, थुलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र पर चर्चा करने वाला हूँ। अफवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम की बात होगी, गॉट इट। अफवाह तंत्र देखो दोस्तों, अफवाह क्या है, निश्चित वाहिकाओं नदी नाले आदि के माध्यम से जो जल प्रवाह हो उसको कहते हैं अफवाह। क्या है, निश्चित वाहिकाओं नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। और अफवाह तंत्र क्या है, वाहिकाओं के जाल को कहते हैं अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। भारतीय अफवाह तंत्र दोस्तों, हिमालयी अफवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय में देखो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये हिमालय में अफवाह तंत्र। इधर आ जाओ सिंधु नदी तंत्र पे आ जाओ। अब क्या है ये, सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे, ये है सिंधु नदी। इसका उद्गम है कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखुरचू के निकट एक हिमनद है, वहां से होता है दोस्तों, किसका, सिंधु नदी का। लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर, भारत में कितनी है, यह 1114 किलोमीटर, याद रखना, लंबाई टोटल है 2880, भारत में 1114 किलोमीटर। यह भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, कौन सी, सिंधु। तिब्बत में इसका नाम देखोगे तो सिंगी खम्मान या शेरमुख कहते हैं। दाएं तट राइट बैंक से इसकी जो सहायक नदियां हैं, गिलगित श्योक काबुल, गिलगित श्योक और काबुल है, याद रखना, ये लेफ्ट वाली है, राइट वाली, सॉरी राइट वाली, राइट दाएं तट से। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां देखोगे इसकी तो ये है पंचनद, जो बाएं तट पे है। तो सिंधु की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पंचनद, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। क्या, चेनाब और झेलम, जास्कर भी है इसमें, ठीक है। पंचनद कौन कौन सी है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब और झेलम है और जास्कर। ये कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व में अरब सागर में मिलती है सिंधु नदी, ठीक है। अब झेलम नदी देखो, झेलम नदी पे प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर है। उद्गम सोर्स है इसका पीर पंजाब श्रेणी के वेरीनाग झरने से। सहायक नदी इसकी किशन गंगा है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। चिनाब नदी से संगम होता है इसका, झेलम का चिनाब से। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा के मिलने से होता है, हिमाचल प्रदेश के अन्य भाग, चंद्रभागा अन्य नाम। भारत में लंबाई है चिनाब की 1180 किलोमीटर, याद रखें। उद्गम देखो रोहतांग दर्रे का, रोहतांग दर्रे पश्चिम से उतरता है, रावी नदी की बात हो रही है, तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। यहाँ रोहतांग है, उसके पश्चिम से ऐसे वेस्ट से ऐसे करके निकल के आती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में बहती है और चिनाब नदी से संगम होता है, रावी का, याद रखना, चिनाब से संगम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यास नदी दोस्तों, क्या है, ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, उसके निकट, किससे, ब्यास कुंड से उद्गम होता है इसका, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। ब्यास नदी का कुल्लू घाटी में बहती है और हरिके के पास सतलज से संगम करती है, हरिके के पास सतलज से संगम करती है ब्यास नदी। उद्गम है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से दोस्तों। सतलज की बात करेंगे, सतलज दोस्तों तिब्बत में नाम है इसका लॉन्ग चैन खम्माम, क्या है, लॉन्ग चैन खम्माम तिब्बत में नाम है। उद्गम है मानसरोवर के निकट राजस्थान से, सिपकला के पास भारत में प्रवेश करती है सतलज। सिपकला पूर्ववर्ती नदी, एंटीसीडेंट नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है सतलज नदी। अब गंगा नदी देखो, इंपोर्टेंट है, पूर्ववर्ती अब्बा का उदाहरण है, क्योंकि ये जो उठा हुआ भाग है उससे पहले से ये नदियां थी, सतलज, सिंधु, ये गंगा। पूर्ववर्ती अब्बा का उदाहरण है, भारत का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र का निर्माण करती है गंगा नदी। उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से निकलती है, प्रारंभ में इसका नाम होता है भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलान के बाद गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुल लंबाई है 2525 मीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। बाएं तट लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये इसी तरीके से पहले रामगंगा मिलती है इधर ऐसे, ये सॉरी गाइस यार थोड़ा
तबीयत खराब है ना, सॉरी फॉर दैट। रामगंगा देखो, रामगंगा बाएं तट से सबसे पहले रामगंगा ये इधर ऐसे, कलर चेंज करता हूँ, ये रामगंगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ रामगंगा अगर वो आ जाए वेस्ट से ईस्ट लगाने को, वेस्ट से ईस्ट ऐसे करके आ जाए ना ऐसे, तो ये है रामगंगा। उसके बाद आ गई गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा, ऐसे करके याद रखना ये महानंदा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा आपके लिए। दाएं तट की साइड नदियां यमुना और सोन, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये है यमुना और सोन। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अन्य नाम है पद्मा और मेघना। मेघना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ये आता है कई बार। पंचप्रयाग देख लो कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में, कहां पर, अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है तो विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं, ये याद रखना। अमनंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकनी से, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार से, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से, और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, और यहाँ के बाद गंगा कहलाती है। अब आ जाओ इधर, और कुछ और इंपोर्टेंट नदियों की बात करने वाले हैं अपन। किसकी बात करेंगे, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से 15 पूर्वी से होता है। दाएं तट राइट बैंक की सहायक नदियां मैं इसलिए बता रहा हूँ, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, याद रखना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये यमुना की दाएं यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदियों में यही है यमुना नदी। ये क्वेश्चन आया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया, गंगा की सबसे पश्चिमी और सहायक नदी कौन सी है, यमुना। और बाएं तट की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखोगे तो इसकी है हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, याद रखना, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा इसकी बाएं यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चंबल नदी, ठीक है, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उद्गम स्थल है जनाबा पहाड़ी, विंध्य श्रेणी से निकलती है, खड्डों का निर्माण, यहाँ पर खड्डे का निर्माण होता है। चंबल नदी अपने उत्खात बीड़ों के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में इसका विलीन हो जाना है, मिलन बिंदु यहीं पर है। गंडक नदी दोस्तों पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है, उद्गम है नेपाल से, याद रखना। ये पूछते हैं कि भैया हिमालय से कौन कौन सी नदी आते हैं, तो कौन कौन सी, गंगा, यमुना, ठीक है, गंडक, राप्ती, ठीक है, ये सारी नदियां आती हैं कहां से, ये सारी नदियां आती हैं आपकी नेपाल यानी कि कहां से, हिमालय से। तो पटना के निकट गंडक सोनपुर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं घाघरा नदी, उद्गम स्थल इसका ये भी यहां से निकलती है, कहां से, हिमालय से। मापचा चुंगो हिमनद घाघरा का, ठीक है, बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में संगम होता है, बिहार के छपरा में इसका, बिहार के छपरा में गंगा से संगम होता है, याद रखना, किसका, घाघरा का। सहायक नदियां तिला, 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 सेती, 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 बेरी, बेरी, शारदा, 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 शारदा घाघरा की सहायक नदी है, सो ठीक है। अब आते हैं नीचे, और कोसी नदी देखो दोस्तों, देखो यार इंपोर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ, देख लो, कुछ नहीं जा रहा 15-20 मिनट में, वैसे भी आप रील देख के निकाल देते हो, रील देख के इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। नाउ बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। कोसी नदी दोस्तों उद्गम स्थल है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, कोसी नदी का उद्गम होता है माउंट एवरेस्ट के उत्तर से, और ये सेकंड मतलब गंगा की सेकंड जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सेकंड एक तरीके से, महानदी लास्ट में पड़ती है। तो उद्गम स्थल है माउंट एवरेस्ट के उत्तर से दोस्तों कोसी नदी का, ठीक है, ये भी हिमालय से। बिहार का शोक कहते हैं इसको, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। पूर्ववती नदी का उदाहरण है, एंटीसीडेंट नदी है ये कोसी। और बिहार के भागलपुर में भाग के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे रामगंगा नदी, इंपोर्टेंट। उद्गम स्थल है गढ़वाल की पहाड़ियां, गढ़वाल की पहाड़ियां, ये भी कहां पर है, उत्तराखंड में, वहां से निकलती है। उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद में मैदान में प्रवेश करती है, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में। दामोदर नदी उद्गम है छोटा नागपुर झारखंड और हजारीबाग वाले इलाके में है, बंस घाटी में बहती है। बंगाल का शोक है दामोदर, हुगली में मिलन है इसका, मुख्य सहायक नदी है बराकर इसकी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। शारदा सरयू की बात करेंगे, ये दोस्तों मिलाम हिमनद उद्गम होता है नेपाल हिमालय से, मिलाम हिमनद से, ये उत्तराखंड में है, भारत नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में इसको कहते हैं गौरी गंगा, तो गौरी गंगा कहाँ है, शारदा सरयू को कहते हैं नेपाल में। अन्य नाम है इसके काली या चायक, तो शारदा या सरयू के अन्य नाम है सरयू नदी के काली नदी, गौरी गंगा नदी, चायक नदी। सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोन नदी, सोन पे बात करेंगे। सोन मतलब सोना, इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार, ठीक है। अमरकंटक पठार क्या बनाता है, एक रेडियल सिस्टम होता है, रेडियल पैटर्न। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों का निर्माण है, किस पर, उत्तरी किनारे पर जल प्रपात, वाटरफॉल्स होते हैं। गंगा के दाएं तट में सहायक नदी है, इधर ऐसे जाती है गंगा, ऐसे गंगा आती है तो इधर दाएं तट से। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा मिल जाती है, कहां पर, ये जोड़ा इधर हो गया, एक मिनट, कहां पर, पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलन होता है, पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलन होता है सोन नदी का। महानंदा नदी दोस्तों इंपोर्टेंट है, इसका उद्गम है दार्जिलिंग पहाड़ी वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल में
गंगा से संगम होता है वेस्ट बंगाल में, और गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है ये महानंदा। अब आओ ब्रह्मपुत्र नदी पे, थोड़ा इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र। उद्गम है इसका दोस्तों चेमांग योनडुंग हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट मानसरोवर झील से। अब बात होता है इसका अरुणाचल और असम में, समझ रहे हैं, इंडिया में अरुणाचल और असम में बहती है बाएं तट की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी दिबांग, जिसको सिकांग भी कहते हैं, लोहित, बूढ़ी दियांग और धनसिरी, याद रखना। और वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरियां दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। अन्य नाम देखो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग कहते हैं इसको, और या सियांग, असम में इसको ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिल जाती है, यानी कि नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा से मिल जाती है। पद्मा को गंगा कहते हैं, गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, याद रखना, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। सुबनसिरी नदी देखो, इसका उद्गम क्षेत्र है तिब्बत से, अब बाहर अरुणाचल और असम। पूर्वती नदी है सुबनसिरी भी, याद रखना पूर्वती नदी है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। अब आओ प्रायद्वीपीय नदियों पर बात करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां दोस्तों कहाँ से हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं और अरब सागर में भी गिरने वाली। तो प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, निर्माण करती हैं डेल्टा का। अरब सागर में गिरती है नर्मदा, ताप्ती, माही, और क्या करती हैं एस्ट्री, ज्वारानंदमुख बनाती है दोस्तों। महानदी की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल है स्यावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से, स्यावा की पहाड़ियों से धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है। दाएं तट की सहायक नदियां राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? जोंक, ओंग, तेल, ये है महानदी की। महानदी नाम अच्छा है लेकिन उसकी नदियों के नाम देखो, जोंक है, ओंग है, तेल है, ठीक है, और इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर, 851, ठीक है। अब्बा क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ उड़ीसा, याद रखना। बाएं तट की सहायक नदियां देख लो, कौन सी? बाएं तट की यानी कि लेफ्ट बैंक वाली, शिवनाथ, महादेव, महानदी की शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव, शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईव महानदी की सहायक नदियां हैं। आओ गोदावरी की, सबसे बड़ी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की। उद्गम स्थल है इसका त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। बाएं तट लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी सहायक नदियां इसकी? पैन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, प्राणिता, सबरी, इंद्रावती। और दाएं तट की देखो राइट बैंक वाली सहायक नदियां प्रवरा, मुल्ला, पेडवागू, मनेर, याद रखना प्रवरा, मुल्ला, मुला, पेडवागू, मनेर, ये सारी क्या है? दाएं तट की सहायक नदियां। अब और देखते हैं कुछ। ये सदस्य प्रपात की रचना करती है, सदस्य प्रपात की रचना करती है ये नदी गोदावरी। उपनाम है इसका दक्षिण की गंगा कहते हैं। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अब कृष्णा नदी, कृष्णा गोदावरी के बाद कृष्णा ही सबसे बड़ी है, याद रखना। इसकी लंबाई है 1401, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है कृष्णा, गोदावरी के बाद आगे कृष्णा जी पे। दाएं तट की देखें राइट बैंक की सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। उद्गम स्थल है इसका पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां भीमा, मूसी, मुनेरू, समझ रहे आप? नाम देखो उनका, भीमा, मूसी, मुनेरू, ये याद रखना। अब आते हैं भाइयों उद्गम स्थल कावेरी का, कावेरी की बात करेंगे अपन। कावेरी नदी उद्गम स्थल का ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कोगाडू जिला, कर्नाटक। कावेरी कर्नाटक, कावेरी के कर्नाटक। बाएं तट की सहायक नदियां हेमवती, सिमसा और कावती, हसा कहते हैं। और दाएं तट की सहायक नदियां काबिनी, भवानी, अमरावती, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। लंबाई 800 किलोमीटर, जलप्रपात बनाता है इसमें कावेरी पे शिव समुद्रम। अब्बा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी बहती है ये कावेरी नदी। नर्मदा पे आ जाओ। नर्मदा का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक पठार, विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा। पश्चिम की ओर बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है और एस्ट्री का निर्माण करती है। 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। ज्वारानंदमुख यानी कि एस्ट्री का निर्माण करती है, ये मैं बात कर चुका हूँ। तापी नदी पे आ जाओ। तापी मतलब इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई से, लंबाई 724, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है, एस्ट्री का निर्माण करती है। अब्बा क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, ठीक है, क्या है? गंगा के किनारे हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना में आ जाओ, नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा के आगे विजयवाड़ा। मूसी के किनारे है हैदराबाद। और आगे बात करेंगे गोदावरी के आगे, गोदावरी के मतलब किनारे है नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी भी याद। रामगंगा बरेली नदी के किनारे है राप्ती, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या, गोमती, लखनऊ, सिंधु, लेह, सिंधु नदी के किनारे लेह है। झेलम, श्रीनगर, सतलज, लुधियाना, सतलज किनारे। साबरमती, अहमदाबाद, गांधीनगर, ताप्ती, ताप्ती पे सूरत और बैतूल है।
स्वर्णरेखा जमशेदपुर, महानदी कटक, चंबल पे कोटा है, ब्रह्मपुत्र पे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, छिपरा पे उज्जैन, नर्मदा में जबलपुर है। याद रखना सब कुछ जबलपुर हो जाएगा वरना। भारत के प्रमुख जलप्रपात, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शिव समुद्रम जो है किस पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर में। दूध सागर मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर। कपिल धारा और दुग्धारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। चुलिया जम्बल में है, राजस्थान में। हुंडरू स्वर्ण रेखा पर, झारखंड रांची में। चित्रकूट इंद्रावती में, छत्तीसगढ़ बस्तर में। जोग गरसप्पा शरावती नदी पर, कर्नाटक में। कुंचिकुल वराही नदी पर, कर्नाटक में शिमोगा में स्थित है, याद रखना। भारत की प्रमुख झीलें देख लो। वेम्बनाड और रत्नमुदी केरल में, लैगून है ये। चिल्का उड़ीसा में। चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी लैगून कौन सी है बताओ? पुलिकत, याद रखना। पहली चिल्का। तो वेम्बनाड रत्नमुदी केरल, ये भी क्या लैगून है। चिल्का उड़ीसा, बुलूर मीठा पानी जम्मू कश्मीर में। पुष्कर राजस्थान अजमेर में। सांबर राजस्थान। लोकटक मणिपुर। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। पुलिकत तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। पेरियार केरल में। चिल्का उड़ीसा में। कितनी बार चिल्का होगी? डिडवाना राजस्थान में। ठीक है, ये होगी राजस्थान में डिडवाना। ठीक है, रील्स मत देखो भाई, प्लीज फोकस ऑन इट, फोकस ऑन इट, रील्स मत देखो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखो। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। भाखड़ा नागल सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी पर, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार पर, केरल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। माताडीला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश में। पोचमपात परियोजना गोदावरी पर, तेलंगाना में। रेहंद परियोजना रेहंद पे, उत्तर प्रदेश में। टेहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश में, याद रखना। टेहरी कहां पर और ये सब। अब बात करेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की बात होगी। हिंद महासागर से आर्द्रता ह्यूमिडिटी ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद जून से 1 जून से प्रारंभ होता है केरल से, 2 शाखाओं में विभाजित होता है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर शाखा में। वर्षा जून से सितंबर तक होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है दोस्तों। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून वर्षा का। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेता है ये भी। नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करता है, लौटता हुआ मानसून है। समझ रहे हैं इसमें? उत्तर भारत में भी इससे वर्षा होती है। और ये यहाँ पर हिंद महासागर से ले रहा है और ये बे ऑफ बंगाल से, बात एक ही है, वहीं से ही लेते हैं दोनों। आम्र वर्षा की बात करें, आम के पकने में सहायक है, मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं इसे दोस्तों, मानसून पूर्व वर्षा है आम्र वर्षा। साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटक और केरल में होती है। अब बात करेंगे शीतकालीन वर्षा की, समझ रहे हैं आप? तो यह उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट भारत में होती है। भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है शीतकालीन वर्षा, याद रखना। ठीक, अब बात करेंगे काल वैसाखी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वैशाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षायुक्त पवन को कहते हैं काल वैसाखी। वर्षायुक्त पवन है ये काल वैसाखी। वैशाखी महीने में असम और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चलने वाली क्या है? वर्षायुक्त पवन। चाय पटसन व चावल के लिए लाभदायक है काल वैसाखी। चाय पटसन और चावल के लिए। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहते हैं, याद रखना। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। शुष्क एवं गर्म व पीड़ादायक पवन है लू। शुष्क है, गर्म है, पीड़ादायक पवन है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवन है, उत्तरी मैदान में। दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता इसकी अधिक। दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता क्या अधिक? फूलों वाली बौछार करती है। कहवा के फूल हैं, खिलने में सहायक है। केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में होता है। केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में है फूलों वाली बौछार। समझ गया? नेक्स्ट बात करेंगे इधर। अब आ जाओ काली मिट्टी पे दोस्तों। काली मिट्टी क्या है? इंपोर्टेंट है, देखो मिट्टियां से क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन से, बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन से। अन्य नाम है इसके रैगुर कपास की मिट्टी, या इसको कहते हैं ट्रॉपिकल चेरनोजिम। जुताई वाली मिट्टी है ये काली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये इसका एरिया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है इसमें। कमी किसकी? नाइट्रोजन है, फास्फोरस, जैविक पदार्थ। अधिकता क्या है काली मिट्टी में? लोहा है, चूना है, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, याद रखना मेरे दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेटराइट मिट्टी। क्या है लेटराइट? इसका निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निच्छालन से। कम उर्वरता वाली मिट्टी है। क्षेत्र है इसके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम। नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम व जैव पदार्थ की अधिक कमी है इसमें। तो कमी किसकी है? नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम व जैव पदार्थ की कमी है। अधिकता है लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। जलोढ़ या दोमट मिट्टी की बात करेंगे। विस्तार क्या? देश के भाग क्षेत्रफल पर 40% भाग पर है ये मिट्टी। क्षेत्र क्या है? उत्तरी मैदान व भारत की नदी घाटियां हैं, तो क्षेत्र है इसका। फास्फोरस की कमी होती है। अधिकता है पोटास की।
निर्माण क्या है, नदियों द्वारा लाई गई अवसाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी की बात करेंगे। महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि है ये लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ गंगा के मैदान के दक्षिण में ही, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदान के दक्षिण में, और जल योजित होने पर पीली हो जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी में दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ अब प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं और आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्राकृतिक वनस्पति देखो। भारत में वनों के प्रकार की चर्चा करें मेरे भाइयों, याद रखना उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, इंपोर्टेंट है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून वन कहते हैं इनको। ठीक है, अब है इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, याद रखना। इसका क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का पहाड़ियां और अंडमान निकोबार, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन में आता है। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष रोजवुड, महोगनी, एनी, एबन्यू आदि। वर्ष भर ये हरे भरे दिखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये डेसिडियस है। ठीक है, मानसूनी वन कहते हैं इनको, पर्णपाती वालों को। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्द्र वाले और एक शुष्क वाले। अपन बात करेंगे फिलहाल आर्द्र वालों की। आर्द्र पर्णपाती वन क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है इसका। क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपथ, आर्द्र पर्णपाती में उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट राज्य हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और उड़ीसा। प्रमुख वृक्ष हैं सागवान, सौल, शीशम व महुआ एवं आंवला आदि। शुष्क पर्णपाती की बात करें, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार में पाया जाता है। पाए जाने वाले वृक्ष हैं तेंदू, पलास, बैल, खेर आदि। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन की बात करेंगे। यहाँ दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष हैं बबूल, खैर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास वगैरह आदि। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय वन। हिमालय पर्वतीय वन दक्षिण भारत के पर्वतों पर पाए जाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियां, ये सब पाए जाते हैं। बेलांचली व अनूप वन की बात करेंगे दोस्तों। इसका विस्तार है 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। आर्द्रभूमि क्षेत्र है बेलांचली अनूप क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। अब भारत की प्रमुख जनजातियां ट्राइब्स की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों थारू, उसके बाद खैरवार, फिर पाई जाती है गोंडा। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या में थारू है, फिर खैरवार है, फिर गोंड। ये याद रखना उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजी भी है, थारू भी है, खैरवार, बुक्सा, भोटिया है। बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा। झारखंड में उराव, हो, बिरहोर, खरवार। ठीक है, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड, कोरवा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरवा है, कमार है, सहरिया, बेंगा, बिरहोर, सारिया और बेंगा यहाँ पर पाई जाती है। सोनभद्र में भी, जो उत्तर मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, अब राजस्थान में कौन कौन सी है इनको देख लो। मीणा, मीणा देखा होगा, यूपी-आईएएस में सबसे मीणा होते हैं उधर से। मीणा है, भील, सहरिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया, मंगानियर, ये पाई जाती हैं सारी जनजातियां। उत्तराखंड में देखो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी। तमिलनाडु में देखो कोटा, इरुलर, पनियन, टोडा। कोटा याद रखना, कोटा कहाँ पर है तमिलनाडु में, इरुलर, पनियन और टोडा। उड़ीसा में बिरहोर, ज्वांग, बोंडो, खरिया। कर्नाटक में कुरबा, कोरा, जैनु। गुजरात में सिद्धि, कोतवालिया, गोलगा। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा, बिरहोर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन, जारवा, सेंटली, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, ये सब पाई जाती हैं दोस्तों ट्राइब्स। अब भारत की प्रमुख जनजातियां निवास क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ पर हैं। ठीक है, अब भील कहाँ पाई जाती है, भील पाई जाती है, कल थोड़ा करते हैं। भील पाई जाती है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में, याद रखना। गोंड पाई जाती है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी गोंड पाई जाती है। उड़ीसा, गुजरात में। ठीक है, बद्दी हिमाचल प्रदेश में। संताल पाई जाती है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा में। मुंडा पाई जाती है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। कोरबा झारखंड और छत्तीसगढ़। कोल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है दोस्तों। कृषि देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं भारत के विभाजन में। मिश्रित कृषि की व्यवस्था यानी कि कृषि और पशुपालन साथ में होता है। अंतर फसलें खेती होती हैं, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। एग मार्क है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण। अब यहाँ देख लो, थोड़ा इंपोर्टेंट है, भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम झूम कहते हैं दोस्तों उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। पामलू कहते हैं इसे मणिपुर में। पामलू याद रखना, पामलू, इसका झूमिंग कृषि को पामलू कहते हैं कहां पर, मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में पामलू। दीपा कहते हैं छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
बेवर या दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोड़ू या पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पावा पामा डाबी या कोमान या बारीकी कहते हैं उड़ीसा में, कुमारी कहते हैं पश्चिमी घाट पर, बालरे या वालतेरे कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, खिल कहते हैं हिमालय हिमालयन क्षेत्र में, कुरवा कहते हैं झारखंड में। कुरवा किसमें? झारखंड में कहते हैं, याद रखना। विश्व में झूमिंग कृषि, ये इंपोर्टेंट है, देखो विश्व वाला याद रखना, ये मैचिंग के लिए कई बार आया। मिल्पा हो गया मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मिल्पा से एम और एम से मैक्सिको और मध्य अमेरिका। कोनुको ये हो गया कोनुको वेनुजुला में, कोनुको हो गया वेनुजुला में। रोका हो गया ब्राजील में, ब्राजील। मसोले हो गया मध्य अफ्रीका में। लदांग हो गया इंपोर्टेंट इंडोनेशिया में। रे हो गया वियतनाम में, याद रखना। दोबारा देखो, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, कोनुको वेनेजुला में, रोका ब्राजील में, मसूले मध्य अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में हो गया। अब इंपोर्टेंट देखते हैं कुछ और खनिज और कुछ प्रमुख तथ्य। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें धारवाड़ क्रम की। ईंधन जो है खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम अपसादी शैलों की चट्टान में पाया जाता है। ईंधन जो है खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम अपसादी शैलों की चट्टान में पाया जाता है। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अच्छा, अगर आ जाए क्रोनोलॉजी में लगाने को, सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर विंध्यन, फिर कोडप्पा, फिर हाँ ये थोड़ा गलत हो गया, ये कोडप्पा, ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हर बार। आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, फिर गोंडवाना। एडी के वीजे याद रखना, ठीक है, के बीच में, फिर वीजे यानी कि विंध्यन और गोंडवाना है, ऐसे करके याद रखो मेरे भाइयों। प्रमुख खनिज संस्थान देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खिचड़ी, हिंदुस्तान जिंक वाला उदयपुर में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर यानी कि बर्मा माइंस क्षेत्र में है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कानपुर में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कानपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खिचड़ी में, जिंक लिमिटेड उदयपुर में, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर और राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर बर्मा क्षेत्र में। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में, खनिज अन्वेषण निगम कानपुर में। नेक्स्ट लौह खनिज की बात करेंगे। लौह अयस्क के कुल आधारित भंडारों का आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। हेमिटाइट जो FeTO3 होता है, मैग्नेटाइट Fe3 होता है, लाइमोनाइट होता है और सिडराइट होता है, याद रखना। सिडराइट और लाइमोनाइट होता है, इसके वो ये भी याद रख लेना फॉर्मूला। तो हेमिटाइट हो गया Fe2O3, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4 और लाइमोनाइट हो गया 2Fe2O3 3H2O, Fe2CO3 हो गया सिडराइट। हेमेटाइट अयस्क का लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। मुख्यतः धारवाड़ और कोडप्पा शैलों में ये पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है? मयूरभंज जनपद के, मयूरभंज उड़ीसा के गुरु महसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र में, ठीक है, क्योंझा जिले के किरबुरु में, ठीक है, सुंदरगढ़ जिले के मालंग, टोली, कंडाला पहाड़ पर पाया जाता है। दोस्तों याद रखना उड़ीसा में कहाँ पर है? मयूरभंज जनपद के गुरु महसानी बादाम पहाड़ कहाँ पर है? उड़ीसा में, क्योंझा जिले के किरबुरु में, सुंदरगढ़ जिले के मालंग, टोली, कंडाला पहाड़ में। कर्नाटक की बात करेंगे बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदान पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे राजनांदगांव, बेलाडेला सिनड़ी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तरपुर, दुर्ग में। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? राजनांदगांव हो गया, बेलाडेला हो गई, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग, याद रखना। और कर्नाटक में हो गया बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदान पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाओ इधर, क्या है नेक्स्ट? अब बात करेंगे झारखंड में कौन कौन सा, याद रखना ये मैचिंग में आएगा। झारखंड में नोवामुंडी, डाल्टनगंज और सिंहभूमि जिला, ठीक है। झारखंड में क्या है? नोवामुंडी, डाल्टनगंज और सिंहभूमि जिला। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूर, कोडप्पा और नेल्लोर क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में क्या दोस्तों? कृष्णा है, कुरनूल है, कोडप्पा और नेल्लोर क्षेत्र में। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो पीपलगांव, असोला, देवलगांव और सूरजगढ़ आदि हैं। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? पीपलगांव हो गया, असोला हो गया और देवलगांव और सूरजगढ़ आदि हो गया, ये महाराष्ट्र में, याद रखना। पीपलगांव, असोला, देवलगढ़ और सूरजगढ़। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीज वाला स्थान क्या है? मैग्नीज प्राप्ति स्थल और राज्य है ये। तो क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी उड़ीसा में जहाँ मैग्नीज मिलता है। तो मैग्नीज क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी उड़ीसा। और मैग्नीज हो गया भंडारा, नागपुर और यह डोंदारी और टिरोडी में। बालाघाट में हो गया छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये महाराष्ट्र में ही। ये भंडारा, नागपुर और डोंदवारी और टिरोडी ये हो गया महाराष्ट्र में। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर हो गया और देवास मध्य प्रदेश में, जहाँ पर मैग्नीज मिलता है। तावा के लिए देखो खेतड़ी, झुंझुनू जिला, सिंगाना क्षेत्र, खोदरीबा, देलवारा, कोरावली और दरीबा, अगुचा राजस्थान में। सिंहभूमि जिले में मौसावानी,
राखा धोबानी, ठीक है, कौन सा, राखा और धोबानी और तुर्मिडी, तुर्मिडी झारखंड में। बॉक्साइट की बात करेंगे, बॉक्साइट में दोस्तों कालाहांडी है, कोरापुट जिले में, देश का बृहत्तम क्षेत्र है ये उड़ीसा में। और भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली कहाँ पर है, गुजरात में। और लोहरदगा और नेतरघाट ये कहाँ है, ये नेतर पठार, ये नेतरहाट पठार, नेतरहाट पठार है झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड में। क्रोमाइट देखो, सुकिंदा घाटी कटक जिला, नौसाई और क्योंझर जिला ये कहाँ है, उड़ीसा में। हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलू कर्नाटक में। सीसा की बात करें, उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र और दरीबा राजपुरा जो भीलवाड़ा में है। तारागढ़ पहाड़ी अजमेर और जोधाबास अलवर जिला में, राजस्थान में। जस्ते की बात करें, जावर क्षेत्र उदयपुर जिला। देश का सबसे बड़ा पाली भरतपुर और सवाई माधोपुर ये राजस्थान में है। भोतांग क्षेत्र कहाँ है, सिक्किम में। सोना की बात करें, कोलार जिला, रायचूर जिले की छट्टी, ठीक है, छट्टी। और यह तोपुले देदी व वोंडली खदान है, देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है, कर्नाटक में। याद रखना, सोना कोलार जिला हो गया, रायचूर जिला हो गया, उसकी छट्टी हो गई, तोपुल देली होगी, वोंडली खदान है, देश की 99% सोना यहाँ से उत्पादित किया जाता है। चांदी, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने हैं, जैसे राजस्थान। कोलार तथा हड्डी की खान हो गई, कर्नाटक। सिंहभूमि, धनबाद और दुमका जिला हो गया, झारखंड में। यहाँ से चांदी पाई जाती है दोस्तों। कोयले के 4 प्रकारों को विभाजित किया था। कार्बन की मात्रा के अनुसार, याद रखना, कार्बन, सल्फर नहीं, कार्बन। एंथ्रेसाइट की बात करें, सबसे अच्छा कोयला होता है, इसमें 90 से 94% तक की कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस नंबर 2 पे 55 से 80% कार्बन रखता है। लिग्नाइट 40 से 55%, पीट 40% से कम। सबसे ख्वार क्वालिटी इसकी है, खराब क्वालिटी पीट की। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। तो बिटुमिनस हमारा नया नंबर 2 का है, जिसमें 55 से 80% कोयला क्या होता है, यहाँ से प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर व चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार व उत्पादन यानी कि रिजर्व और प्रोडक्शन का है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, कुछ और इंपोर्टेंट आ जाओ भैया। देखो, छत्तीसगढ़ में कोयला कहाँ पाया जाता है, थोड़ा ऐसे करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है सोनहट में, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी और रामकोला में। तो रामकोला कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में, सोनहट भी छत्तीसगढ़ में, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी। झारखंड में कहाँ पाया था कोयला, रानीगंज में, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया था, सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया में। उड़ीसा में तलचर और ईव नदी। असम में मिकिर पहाड़ी में, मिकिर और सिंगरी मारी। सिक्किम में रंगित घाटी में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा भूमि में ये कोयला पाया था। मेघालय में खासीबाड़ी, बापुंगा, मावलोंग, सिलिया और सिजू में। और तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरैनी में कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस के क्षेत्र देखो, कहाँ है, जगतिया व घोघा, ये कहाँ है, गुजरात में। जगतिया व घोघा कहाँ है, गुजरात में। मंगमडम, ये क्या, मंगमडम, अबाड़ी, बिरुंगबगम तमिलनाडु में है, ये मंगमडम, अवाड़ी, बिरुंगबम तमिलनाडु में। बरानो, ये क्या है, बरानोरा, ये त्रिपुरा में। नहरकटिया, मोरान क्षेत्र, ये असम में। नहरकटिया और मोरान कहाँ पर है, जहाँ प्राकृतिक गैस है, मोरान असम में। बाड़मेर और चरसवाला राजस्थान में। नॉनचिक, म्याऊ, ये कहाँ है, न्याऊ यानी कि म्याऊ पुंग, और नॉनचिक अरुणाचल प्रदेश में। और कृष्णा और गोदावरी बेसिन है दोस्तों, प्राकृतिक गैस। कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र घाटी सॉरी, गुजरात घाट तट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक है, गुजरात, पश्चिमी, पूर्वी। और ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी याद रखना। भारत की प्रमुख रिफाइनरी देखो कहाँ कहाँ पे। डिगबोई 1901 में स्थापित हुई, गुवाहाटी नूनामती में 1962 में स्थापित हुई, बोगईगढ़ 1979 में, और नुमालीगढ़ 1989 नुमालीगढ़ 1999 सबसे नई नुमालीगढ़ है। ये चारों असम में पाई जाती है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, मनाली और नागपट्टनम 1969-93 में, ये तमिलनाडु में। बॉम्बे ट्राम्बे का 54 में महाराष्ट्र में और 55 में, ये मुंबई ट्राम्बे। विशाखापट्टनम और तातीपाका 1957 और 2001 में आंध्र प्रदेश में। कोच्चि कहाँ पर है, 1966 में केरला में। पारादीप 2016 में उड़ीसा में। हल्दिया 1975 में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रमुख रिफाइनरियां थी, इनकी बात होगी। अब मथुरा में देखो, 1982 में उत्तर प्रदेश में। पानीपत 1998 हरियाणा में, कलर चेंज करते हैं। बरौनी 1964 में बिहार में। मंगलौर 1988 में कर्नाटक में। कोयली 1965 में गुजरात में, कोयली गुजरात में। प्रमुख इस्पात संयंत्र उनकी स्थापना, भिलाई को दोस्तों छत्तीसगढ़ में लगाया गया, स्थापना था 1955, और भिलाई को रसिया की सहायता से लगाया गया। राउरकेला उड़ीसा में, स्थापना उसकी 1959, 4 वर्ष बाद। भिलाई के 4 साल बाद जर्मनी की सहायता से लगाया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया, इसके सेम ईयर में। राउरकेला दुर्गापुर सेम ईयर। बोकारो झारखंड में, स्थापना 1964, इसको भी रसिया की सहायता से। यानी भिलाई और बोकारो जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में
रूस की सहायता से दोस्तों, एक 1955 और दूसरा बोकारो वाला 64 में। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां देख लो। इंडाल्को कहां पर है? कनाडा की सहायक देश है कनाडा इंडाल्को का 1938 में। कहां है? जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाई केरल में। कहां पर है? अलवाई केरल में। हिंडाल्को 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को याद रखना। बाल्को 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोयना महाराष्ट्र में। माल्को 1965 में इटली के सहयोग से चेन्नई मेट्रो सलीम तमिलनाडु में। वेदांता 1976 में जर्मनी के सहयोग से झारसुगुड़ा उड़ीसा में। नालको 1981 में फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल, दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में कुल सड़क की लंबाई का लगभग 2.1% है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। कुल सड़क यातायात का 40% वहन करते हैं। सबसे लंबा राजमार्ग है नेशनल हाईवे 27, 4112.62, ठीक है, 4112.62 किलोमीटर। भारत में कुल रेलवे जोन है कितने? 18 रेलवे जोन 18 याद रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है कितना? नेशनल वाटर हाईवे 4, 2890 किलोमीटर, 2890 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो गई कंप्लीट, ठीक है। देखो 1 आवर से पहले हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। कंटेंट बहुत अच्छा था, यहाँ से कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इसको अब 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। रिक्वेस्ट सबसे यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए दोस्तों। ये क्विक रिवीजन सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है, जो आपके एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपका एनहेंसमेंट बहुत जरूरी कर देगी दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों।